जहाँ पे हम बेसिक्स जानेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, स्टेक होल्डर्स के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरह के होते हैं, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनीज, स्टेक होल्डर्स के मैट्रिक्स के बारे में कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले। बिना किसी डिले के करते हैं शुरुआत हम। हाय एवरीवन, दिस इज सिया आकांक्षा सुमानी एंड टुडे इज द फर्स्ट सेशन ऑफ बीटी सब्जेक्ट ऑफ दिस आधार बैच, जहाँ पे हम बेसिक्स जानेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, स्टेक होल्डर्स के बारे में। और ये ऐसे टर्म्स हैं बच्चों जो आपको आगे वाले कोर्सेज में, आगे वाली चीजों में हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले। बिना किसी डिले के करते हैं शुरुआत हम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरह के होते हैं, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनीज। इसके अलावा जानेंगे हम स्टेक होल्डर्स के बारे में। स्टेक होल्डर्स का मतलब वो लोग जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, जिनकी डिटेल्स जानेंगे हम। और इसके अलावा जानेंगे हम स्टेक होल्डर्स के मैट्रिक्स के बारे में कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे पता करते हैं हम। तो देयर इज अ मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारे मेजर टॉपिक्स है जो आज हमें समझने हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक गोल के लिए। अगर मैं बात करूं जैसे अपनी आईपीएल टीम्स, आईपीएल टीम्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो मिलकर एक गोल के लिए काम करते हैं कि हमको ट्रॉफी जीतनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसा है कि मल्टीपल लोग जो अलग अलग स्किल्स रखते हो, अलग अलग नॉलेज रखते हो, वो एक साथ आएंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इट इज सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट मतलब लोग होने चाहिए। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि उन लोगों की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल रखना जरूरी है? अगर हम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम ना करें, प्लेयर्स अच्छे से ना खेले। तो इसलिए परफॉर्मेंस कंट्रोल करना जरूरी है। कलेक्टिव गोल का मतलब होता है सेम गोल, कॉमन गोल, दैट इज कलेक्टिव गोल। जब सबका गोल सेम हो तो उसे हम कलेक्टिव गोल बोलते हैं, कॉमन गोल बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन में तीन फीचर भी आ जाते हैं: कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल परफॉर्मेंस। कलेक्टिव गोल्स का मतलब क्या? व्हेन द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर, दैट इज कलेक्टिव गोल। जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल का गोल है एजुकेशन प्रोवाइड करना। सोशल अरेंजमेंट, सोशल अरेंजमेंट का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं जो अलग अलग लेवल्स पे होंगे। हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कोई डायरेक्टर के लेवल का पर्सन होता है, कोई मैनेजर के लेवल का पर्सन होता है, कोई एग्जीक्यूटिव रोल में होता है। तो इसे हम बोलते हैं सोशल अरेंजमेंट। तो सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या? अलग अलग लोग भांति भांति के लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज सोशल अरेंजमेंट। कोई सिंगल पर्सन काम कर रहा है ऐसा नहीं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन काम कर रहा होता है, कोई एचआर डिपार्टमेंट का पर्सन काम कर रहा होता है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कोई परचेज में होगा। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग जगह उनके स्किल्स के हिसाब से काम कर रहे होंगे। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस होना चाहिए ताकि काम एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस हो, मतलब अच्छे से काम हो और जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो पाए, उस तरह से काम हो। तो ये तीन फीचर हुए ऑर्गेनाइजेशन के: कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस। हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा ख्याल नहीं आया होगा कि हम अकेले ही काफी हैं? नहीं होता। आप अकेले सब कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मुकेश भाई अंबानी ये सोच रहे थे कि मैं अकेला काफी हूँ, तो रिलायंस इतना ग्रो नहीं करती। तो बेसिकली कैपेसिटी होती है।
कि हम लिमिटेड आवर्स के लिए काम कर पाएंगे, हम लिमिटेड कैपिटल लगा पाएंगे, पर अगर लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करते हो। जैसे कोई पर्सन स्पेसिफिकली परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या कोई पर्सन स्पेसिफिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वो पर्सन उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बन जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मिलता है। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि अकेला पर्सन काम करे और लोग जब मिलकर काम करते हैं तो आउटपुट ज्यादा आता है। जैसे 2 + 2 4 से ज्यादा आउटपुट ला पाएंगे अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे। एक अकेला पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल एक अकेला पर्सन 8 घंटे तक पढ़ा सकता है, पर अगर वहीं पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट ज्यादा आ पाएगा। बहुत बार ऐसा भी होगा, मैं थक जाऊंगी तो मैं अपना काम किसी और को दे सकती हूँ। तो दैट इज द आउटपुट। आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन होता है, जो यूनिट्स होती है, जो काम होता है, वो ज्यादा हो पाएगा अगर लोग मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेला पर्सन थक जाता है, अकेले पर्सन की लिमिटेशंस होती हैं, और रिस्क भी कम होता है, क्योंकि अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो सारा रिस्क आपके अकेले का। पर अगर मिलजुल कर लोग काम कर रहे हैं तो रिस्क शेयर हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं हम। सबसे पहले आता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब एक सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है। अब सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है तो फायदा क्या होगा, सारा प्रॉफिट ये पर्सन ले जाएगा। पर नुकसान क्या, कि जितना भी लॉस होगा वो इसको अकेले को भुगतना पड़ेगा बिजनेस में। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ये वाला टर्म आप बहुत बार बहुत सारी जगह सुनोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसकी एक शॉप है और इस शॉप पे एक लोन चल रहा है बैंक का 1 करोड़ का। हम मान लेते हैं इस साल जो शॉप है वो बहुत अच्छी नहीं चली शॉप, ठीक है। 1 करोड़ का लोन है, अब इंस्टॉलमेंट तो हर भरनी ही पड़ेगी। शॉप नहीं चली तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेगा ये पर्सन? ये पर्सन अब शॉप पे तो पैसा नहीं है तो इसको घर से पैसा लाके ले जाना पड़ेगा और लोन भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सोल ट्रेडर है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो इसको घर से पैसा ले जाना पड़ेगा, घर के एसेट्स ले जाने पड़ेंगे, मगर लोन तो देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर सोल ट्रेडर वाला बिजनेस है। अगर पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप में दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक है नॉर्मल पार्टनरशिप और एक है एलएलपी। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। मतलब सेम केस, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छे से नहीं चला और वहां पे लोन्स वगैरह है तो पार्टनर्स को घर से पैसा लाकर भी लोन पे करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटीज अनलिमिटेड। पर अगर वो पार्टनरशिप एलएलपी है, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, घर से पैसा लाकर नहीं देना पड़ेगा। पार्टनर्स जितना कैपिटल प्रॉमिस कर रहे हैं सिर्फ उतना पैसा देंगे, उससे ज्यादा का पैसा नहीं देंगे। तो सोल ट्रेडर सिंगल पर्सन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसके पर्सनल असेट्स भी उसे लाकर देने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे सोल ट्रेडर और बिजनेस को अलग अलग नहीं माना जाता, मतलब आप और बिजनेस एक ही इंसान है। बिजनेस का नुकसान आपका नुकसान, बिजनेस का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर ये पार्टनरशिप एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर ये एलएलपी है तो एलएलपी का डिफरेंट स्टेटस होता है, मतलब एलएलपी और पार्टनर को हम अलग अलग मानते हैं। और अगर ये नॉर्मल पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप और जो बिजनेस जो है और पार्टनर्स है उन्हें सेम माना जाएगा। कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कैपिटल लाते हैं, मतलब शेयर्स खरीदते हैं और पैसा देते हैं, और इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स खरीदे उतना ही उनका लायबिलिटी, कि भाई जितने, अगर आपने आज रिलायंस के 10,000 के शेयर खरीदे तो आप सिर्फ 10,000 पे करोगे, 10,000 से ज्यादा नहीं करोगे। कंपनी और शेयर होल्डर्स को अलग अलग माना जाता है। इसका मतलब क्या हो, समझते हैं हम?
अगर आज मैं रिलायंस के 10,000 के शेयर लेती हूँ, तो रिलायंस इज द कंपनी, आई एम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज इक्वल टू ओनर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं रिलायंस को लोन चल रहा है, तो रिलायंस को पैसे चाहिए। क्या रिलायंस मुझे 10,000 से ज्यादा देने के लिए मजबूर कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कितनी, जितने के मैंने शेयर लिए, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हम रिलायंस कंपनी को नहीं देंगे, बिकॉज लायबिलिटी कैसी होती है, लायबिलिटी वहां पे लिमिटेड होती है। तो सोल ट्रेडर मतलब एक सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, कि लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बिजनेस में कुछ नुकसान हो तो इस पर्सन का भी नुकसान हो, ठीक है। पार्टनरशिप में कैसा है, 2 और मोर पर्सन बिजनेस चलाते हैं। पार्टनरशिप जनरल भी हो सकती है, जिसे हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप बोलते हैं, और पार्टनरशिप एलएलपी भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सोल ट्रेडर को हम सेपरेट एंटिटी नहीं मानते हैं, नो सेपरेट एंटिटी, कि वो और बिजनेस सेम है। और जनरल पार्टनरशिप में भी ऐसा है, नो सेपरेट एंटिटी। एलएलपी को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, मतलब एलएलपी के लोन्स के लिए एलएलपी खुद लायबल है, पार्टनर्स लायबल नहीं। कंपनी जो है, कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कंपनी और शेयर होल्डर को हम अलग अलग मानते हैं, मतलब कंपनी की भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। दैट्स वाई कंपनी के ऑब्लिगेशंस के लिए शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो ये 3 फॉर्म हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सोल ट्रेडर इन डिटेल, सोल ट्रेडर मतलब a business owned and operated by one individual, लीगली द बिजनेस और ओनर सेम एंटिटी होते हैं। सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब बिजनेस के लॉसेस के लिए वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्रेडिटर्स उसकी पर्सनल सेविंग्स और प्रॉपर्टी भी मांग सकते हैं अगर वो पैसा ना रीपे कर। पार्टनरशिप में क्या था, 2 और मोर पर्सन होते हैं, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बिजनेस करते हैं, जिसमें प्रॉफिट रेशियो भी लिखा होता है कि कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट होगा, वो लिखा होता है। पार्टनरशिप में जनरल पार्टनरशिप हो सकती है, जहां पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी पर्सनल होती है, दे आर लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी होती है और एक एलपी होती है, एलएलपी मतलब सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, जितने का कैपिटल वो इन्वेस्ट करेंगे। और एक इन दोनों के बीच का तरीका है, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। एक जनरल पार्टनरशिप हुई, एक एलएलपी हुई। एलएलपी में सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, इसमें सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 तरह के पार्टनर होते हैं, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जनरल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब ये कॉम्बिनेशन है एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप का, जिसका नाम दिया इन्होंने लिमिटेड पार्टनरशिप, जहां पे जनरल पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होगा और जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और दोनों ही तरह के पार्टनर्स होंगे इसमें। कंपनीज में क्या होता है, तो कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने उन्होंने शेयर्स दिए, अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। कंपनी को हम सेपरेट मानते हैं फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी अपने नाम पे असेट खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी को स्यू किया जा सकता है, कंपनी को लोग स्यू कर सकते हैं, कंपनी किसी को स्यू करना चाहे तो कर सकती है। अब आते हैं बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इनको हम कैसे ऑब्जर्व करें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करें? तो ये बोलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 ई देख लो। 3 ई क्या होते हैं? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है कि खर्चा उतना ही किया जितना होना चाहिए था, उससे ज्यादा तो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मान लेते हैं पुअर बच्चों के लिए काम कर रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों के लिए स्कूल बैग्स तैयार कर रहा है। तो स्कूल बैग्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए के स्कूल बैग्स 80 रुपीज में लाए हो, तो एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है। पर अगर 100 रुपए के बैग 120 में लाया है ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इकोनॉमिकली काम नहीं कर रहा, आप बजट में रहकर खर्चा नहीं कर रहे हो, खर्चा जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज इकोनॉमी। मतलब ये पहला पैरामीटर है कि हम पहले ये देखते हैं कि खर्चा उतना ही हो जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। दूसरा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो और एक ही चैप्टर पढ़ा है, वो भी छोटा सा, मतलब तुम एफिशिएंसी से नहीं पढ़ रहे हो, इतना समय लगा रहे हो, मगर आउटपुट तो इतना अच्छा नहीं आ रहा। पर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें तुमने 3 अच्छे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, मतलब तुम अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो, तुम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना समय लग रहा है, जितना पैसा लग रहा है, जितने एफर्ट्स लग रहे हैं, जितना रॉ मटेरियल लग रहा है, उतना सामने आउटपुट भी निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आउटपुट अच्छा आ रहा है मतलब एफिशिएंसी है, नहीं आ रहा है मतलब एफिशिएंसी नहीं है। वेस्टेज ज्यादा कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टू अचीव द स्टेटेड गोल्स। जो आपके गोल आपने तय किए हैं वो अचीव किए कि नहीं किए, दैट इज इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल था कि आपको 85% स्कोर करना है और आपने 85 स्कोर किया, मतलब आपने इफेक्टिवनेस से पढ़ाई की। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 65 स्कोर किया, मतलब देयर इज नो इफेक्टिवनेस, गोल अचीव नहीं हो रहा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाते हैं या प्रॉफिट उनका मेन पर्पस नहीं है, उनके लिए हम 3 चीजें देखते हैं। एक तो इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब खर्चा उतना ही जितना जरूरी है। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट से बेस्ट आउटपुट निकालना। और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि गोल जो सेट किया हुआ है वो अचीव करना, दैट इज इफेक्टिवनेस। ये 3 क्राइटेरिया देखते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं, एनजीओ भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, वो पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जैसे पुलिस हो गया, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। इनका मेन पर्पस है कि आम जनता को सर्विस मिले, कम प्राइस पे मिले, अफोर्डेबल मिले। तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल रखती हो, वो पब्लिक सेक्टर है। और एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, वो एनजीओ है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसका खुद का सोशल या पॉलिटिकल गोल्स हो सकते हैं। एनजीओज गवर्नमेंट नहीं चलाती है, बट एनजीओ को गवर्नमेंट से फंडिंग वगैरह मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट टाइप आता है बच्चों कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक ग्रुप जो लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रहा है, फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर। जैसे 5 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, इन पांचों ने बोला कि भाई हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे सब लोग एक साथ मिलकर, मतलब कंबाइन करके उसे बेचेंगे ताकि मुनाफा अच्छा हो। तो ये एक कोऑपरेटिव है। 5 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, पांचों को कोई चीज खरीदनी, इन्होंने बोला कि चलो होलसेल में खरीदते हैं ताकि सबको बेनिफिट मिले, सबका फायदा हो। तो दे आर ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय मेंबर। यहाँ पे हर एक मेंबर को एक वोट करने का हक मिलता है। जैसे 5 मेंबर है तो 5 वोट। ठीक है, एक एक वोट करने का हक है सबको।
द गोल इज टू मीट मेंबर्स नीड्स, मतलब हर एक मेंबर की नीड फुलफिल हो, इस तरह से यहाँ पे काम चलता है। ईच मेंबर हैज वन वोट व्हेन डिसीजंस आर मेड, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच दे हैव इन्वेस्टेड। हो सकता है किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी ने कम किया हो, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको बराबर माना जाता है। दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप जो है मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही काम करता है। जैसे कि फार्मर्स है, 5 किसानों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, बोले कि हम खेती करेंगे, इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब इन्होंने सोचा भाई अकेले खरीदेंगे तो 1 करोड़ की आएगी, हम 5 लोग मिलकर खरीद लेते हैं, जब जिसको जरूरत हो वो उस मशीन को यूज कर लेना। तो ये भी एक कोऑपरेटिव है, मतलब साथ मिलकर आप एक सोसाइटी बना रहे हो आपस में बेनिफिट के लिए, तो दैट इज कोऑपरेटिव। अब आते हैं बच्चों स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो लोग जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या बिजनेस से अफेक्ट होते हैं। जैसे कौन से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस को अफेक्ट करते होंगे या बिजनेस से अफेक्ट होते होंगे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें हो सकता है एम्प्लॉयज हो, फिर डायरेक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं और अफेक्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि ये सब लोग बिजनेस से अफेक्ट होते हैं और बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। कैटेगरी क्या है स्टेक होल्डर की? 3 कैटेगरी में ये डिवाइड किए गए हैं, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो लोग, एक्सटर्नल मतलब दूर दराज के लोग जो डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, और कनेक्टेड का मतलब जिनका यूजुअल लेन देन चलता हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कनेक्टेड है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे कि एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वो इंटरनल है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल कौन है? जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे आम जनता, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। अब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वैसे तो डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर सकते, पर किसी दिन गवर्नमेंट को पता चला कि भाई इनका लाइसेंस पुराना हो गया, रिन्यू नहीं किया, तो गवर्नमेंट नोटिस भेज सकती है। मतलब ये वो लोग हैं जो डे टू डे आपके बिजनेस में इंटरप्ट नहीं करते हैं, ना ही डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं आपसे, पर कभी कभी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आम जनता है, अब आम जनता अनशन कर दे कंपनी के खिलाफ कि बहुत पोल्यूशन करी है कंपनी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कनेक्टेड का मतलब जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते रहते हैं, डायरेक्ट डीलिंग्स करते हैं, जैसे शेयर होल्डर से हम पैसा ले रहे हैं, कस्टमर हमसे गुड्स खरीद के ले जा रहा है, सप्लायर से हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब जिनके साथ रोज का लेन देन चलता है वो कनेक्टेड स्टेक होल्डर। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब कौन? वो लोग, स्टेक होल्डर्स मीन्स वन, अफेक्ट्स द बिजनेस, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एंड is affected by the business। ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरी है। इंटरनल, इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो इंटरनल है। ठीक है, कनेक्टेड जिनके साथ हम डायरेक्ट डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जो अंदर तो नहीं है पर यूजुअली लेन देन चलता रहता है, जिनके साथ डायरेक्ट डीलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि कस्टमर से डील करते हैं, हम पैसा लेते हैं, सामान देते हैं, सप्लायर से सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, शेयर होल्डर्स, बैंक वगैरह जिनसे हम लोन ले रहे हैं, लेंडर्स। और आते हैं एक्सटर्नल, नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, पर कभी कभी ये हमको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है एनजीओ, और वो एनजीओ अगर आपके खिलाफ कोई ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट कर दे, तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, ना तो वो अंदर है ना ही कनेक्टेड है, पर कभी कभी बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हो गए।
अब इसमें से जो इंटरनल और कनेक्टेड है इन्हें हम प्राइमरी स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल है उसे हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब बात आती है कि हमको किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। तो दो चीज होती है, पावर और इंटरेस्ट। इससे पहले मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप समझना पावर इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपका जीवन है और उसमें आपके पेरेंट्स हैं, या आपका स्पाउस है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। क्या वो पावरफुल है? क्या वो आपके डिसीजंस को बदलवा सकते हैं? यस। क्या उन्हें आपके जीवन में इंटरेस्ट है? मतलब हाई पावर हाई इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरे आते हैं आपके दोस्त। क्या उन्हें आपके जीवन में बहुत इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा है मैम, हम क्या कर रहे हैं उन्हें हर कुछ जाना होता है। पर क्या वो इतनी पावर रखते हैं कि तुम्हारे जीवन के डिसीजंस बदलवा दे? शायद इतनी ना रखते हो, लो पावर। तीसरा आता है फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या गवर्नमेंट ऑफिसर को आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। पर क्या उनके पास पावर है कि वो आपकी लाइफ में ऊपर नीचे कर सकते हैं? चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि आपने टैक्स वैक्स नहीं भरा है तो रेड डलवा सकते हैं आपके घर पे। क्या मतलब हाई पावर है लो इंटरेस्ट। फिर मान लेते हैं कैफे है जहां पे तुम रोज घूमने जाते हो। क्या उसको तुम्हारे जीवन में कोई इंटरेस्ट है? ना ना। क्या उसके पास पावर है? ना ना। अब सबसे पहले किसकी सुनी जाए? सबसे पहले उनकी सुनी जाए जो हाई पावर हाई इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारे की प्लेयर्स होते हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। ठीक है। दूसरे वो लोग जिनकी हाई पावर है और लो इंटरेस्ट है। पावर कम, पावर बहुत ज्यादा है इनके पास, मतलब कभी भी हमारी लाइफ में ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इन्हें आप कीप सेटिस्फाइड, मतलब ये नाराज नहीं होने चाहिए। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स नाराज हो जाएंगे तो बिजनेस में दिक्कत आएगी। तीसरे आते हैं वो लोग जिनको बहुत इंटरेस्ट है मगर पावर नहीं, तो इनको आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहो, कीप इन्फॉर्म, ना काफी है। और चौथे आते हैं जिनके लिए हमको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मिनिमम एफर्ट, वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी यही देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस, और उसमें शेयर होल्डर है मुकेश भाई अंबानी। क्या मुकेश भाई अंबानी पावरफुल है? हाँ के नाम बोलो जरा। हाई पावर है उनकी। और क्या मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट भी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं? यस, मतलब हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले पर्सन। तो सबसे पहले हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। दैट इज वॉट दिस मैट्रिक स्टेट्स, कि जो लोग हाई पावर हाई इंटरेस्ट रखते हैं वो की प्लेयर होते हैं और उन्हें हम नाखुश नहीं कर सकते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का किसी बैंक में एक आध करोड़ रुपए पैसा डिपॉजिट पड़ा है। क्या रिलायंस के लिए वो बैंक जो है की प्लेयर है? नहीं। क्या उस बैंक के पास हाई पावर है? नो। क्या उस बैंक को इंटरेस्ट हो सकता है रिलायंस में? हो सकता है, मगर वो बैंक इतना इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो रिलायंस के लिए नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ पड़ा है, जहां पे कंपनी 1000 2000 करोड़ की बात करी, एक आध करोड़ किसी बैंक में पड़ा हुआ है रिलायंस का, तो वो इतना पावरफुल स्टेक होल्डर नहीं है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो पर्सन आज मिनिमम एफर्ट में आ रहा है वो कल को बहुत पावरफुल भी हो सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल की कैफे ओनर है, ठीक है। अब कल को वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए तो वो पावरफुल तो बन सकता है। तो जो पर्सन जिस मैट्रिक्स में आ रहा है, जिस कैटेगरी में आ रहा है, वो हमेशा उसी कैटेगरी में रहेगा जरूरी नहीं। जो पर्सन की प्लेयर है वो पर्सन की प्लेयर ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और जज्बात भी बदल जाते हैं बच्चों। तो पर्सन्स की कैटेगरीज चेंज हो सकती है, हमेशा वो इसी कैटेगरी में रहेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट। ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, ये की प्लेयर हैं, इन्हें प्रायोरिटी दीजिए जीवन में। पेरेंट्स स्पाउस इनकी सुननी पड़ेगी। दूसरे है हाई पावर लो इंटरेस्ट वाले लोग। इन्हें आप सेटिस्फाइड रखिए, भले इनका आज आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर जिस दिन होगा उस दिन प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने हैं तो इन्हें आप सेटिस्फाइड रखिए। तीसरे आते हैं लो पावर हाई इंटरेस्ट भी। इन्हें आप इंफॉर्मेशन देते रहिए, इनके कंसर्न्स देख लीजिए, पर इनके लिए आपको ज्यादा बहुत ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है।
चौथे आते हैं लो पावर लो इंटरेस्ट लो, जिनको आप मिनिमल एफर्ट्स कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। तो कीप क्लियर, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड एंड मिनिमल एफर्ट। जैसे की प्लेयर आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत शेयर ले रखे हो कंपनी के। कीप इन्फॉर्म्ड एनवायरमेंटल ग्रुप हो सकते हैं जिनकी इतनी पावर नहीं है मगर इंटरेस्ट है कि आप एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उनको आप कीप इन्फॉर्म्ड रखिए, अपडेट्स देते रहिए। अब एक टॉपिक आता है एजेंसी, छोटू सा टॉपिक। एजेंसी का मतलब होता है कि जब हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, जैसे तुम्हें फ्लाइट में जाना है और तुमने एजेंट को बोला मेरी टिकट बुक कर। टिकट एजेंट ने बुक की मगर उड़ेगा कौन? हम। मतलब एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। जो काम कर रहा है आपका वो आपका एजेंट है, और जिसके लिए काम हो रहा है वो प्रिंसिपल है। तो अ पर्सन हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जिसके लिए काम हो रहा है वो प्रिंसिपल है, और जो काम कर रहा है वो एजेंट। एजेंसी कैसे बनती है? तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब हम वर्ड्स के थ्रू किसी को अपना काम दे सकते हैं कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब होता है एक्शंस के थ्रू, कि बाय डिफॉल्ट मेरा काम तो मेरी छोटी बहन ही करती है, तो दैट इज इम्प्लाइड। जैसे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ओनर है, पर ये लोग तो कंपनी में कोई डिसीजंस ले नहीं पाते हैं। तो शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया कि भाई हमारे बिहाफ पे कंपनी संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। डायरेक्टर शुड एक्ट इन गुड फेथ, और डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए काम करे, शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचे वैसा काम ना करे। तो सेम वे एजेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि एजेंट वैसे ही काम करे जिससे उसका प्रिंसिपल का काम अच्छे से हो, प्रिंसिपल का कोई नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेक होल्डर्स का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्या क्या पढ़ा आज हमने? अच्छा ये देखते हैं सबसे पहले। A new airport is being planned near a suburban area. एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, promising economic growth, but also causing potential noise pollution and traffic congestion. नया एयरपोर्ट बन रहा है जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी मगर इससे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। According to Mendelow's power interest matrix, how should local homeowners be classified as stakeholder? अब उस एयरपोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, आम जनता रहती है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? क्या ये आम जनता इस डिसीजन में इंटरेस्ट रखती है कि एयरपोर्ट बनने वाला है? बिल्कुल रखती है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ेगा तो आम जनता को फर्क पड़ेगा, इससे ट्रैफिक बढ़ेगा तो आम जनता को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल रखती है, मतलब इंटरेस्ट इज हाई। क्या आम जनता के पास इतना पावर है कि इस एयरपोर्ट का बनवाना ये रुकवा दे? ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी पावर तो कम है और इनका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये लोग कौन सी कैटेगरी में जाने चाहिए? इन विच कैटेगरी दे शुड फॉल इन? बताइए जरा, कौन सी कैटेगरी में जाएंगे ये लोग बच्चों? क्या ये कीप सेटिस्फाइड में जाएंगे, मिनिमल एफर्ट में जाएंगे, की प्लेयर्स में जाएंगे, कि कीप इन्फॉर्म में जाएंगे? की प्लेयर तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट था, और मिनिमल एफर्ट आपका लो पावर लो इंटरेस्ट। अब कीप सेटिस्फाइड और कीप इन्फॉर्म्ड आ रहा है, बताइए जरा कौन सी कैटेगरी में जाएंगे ये लोग? ये लोग जाने चाहिए कीप इन्फॉर्म्ड वाली कैटेगरी में, डी वाली में। क्योंकि ये लोग जो है इनका हाई इंटरेस्ट है मगर इनका पावर नहीं है इतना। तो ये जो स्टेक होल्डर है दे विल गो इन कीप इन्फॉर्म कैटेगरी, हाई इंटरेस्ट बट लो पावर, तो दे शुड बी इन कीप इन्फॉर्म कैटेगरी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने सोल ट्रेडर को पढ़ा, अकेला पर्सन बिजनेस करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बहुत जिम्मेदारियां हैं। पार्टनरशिप में दो लोगों में बढ़ जाती है, टू या मोर पर्सन। जनरल हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, एलपी हो सकती है। जनरल पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर करते हैं। एलएलपी में सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलपी में दो तरह के पार्टनर है, जनरल एंड लिमिटेड। जनरल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और जो लिमिटेड पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कंपनीज जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड, जितना पैसा लगाया उतना ही वो पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसके लिए हम इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं और एनजीओज भी हो सकते हैं। एनजीओज में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा हमने कोऑपरेटिव्स पढ़ा। कोऑपरेटिव्स जो मेंबर्स के द्वारा बनाई हुई एक सोसाइटी होती है, जो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। हर एक मेंबर एक वोट कर सकता है, भले किसी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हो या कम इन्वेस्ट किया हो। फिर हमने स्टेक होल्डर्स को पढ़ा। स्टेक होल्डर्स के 3 टाइप्स होते हैं, इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कनेक्टेड जो वेल कनेक्टेड है डायरेक्ट डीलिंग से, और एक्सटर्नल जो बाहर है। फिर हमने मैट्रिक्स पढ़ा ये समझने के लिए कि कौन से स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर्स होते हैं, हाई पावर लो इंटरेस्ट इन्हें हमें सेटिस्फाइड रखना पड़ता है, हाई इंटरेस्ट लो पावर इन्हें हमें इन्फॉर्म्ड रखना पड़ता है, लो इंटरेस्ट एंड लो पावर इनके लिए मिनिमल एफर्ट्स आर इनफ, इनके लिए बहुत ज्यादा सोचने की या कंसर्न करने की नीड नहीं है। तो ये सारी कैटेगरीज वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन टुडे सेशन, और ऐसे ही कुछ क्विक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस बैच में बच्चों। बिफोर आवर नेक्स्ट सेशन आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और अगले सेशन में हम कुछ नया पढ़ेंगे एंड वी विल रिवाइज दिस वन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।